हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्स एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लेक्स एकेडमी पर। आज हम लोग फिर से हमारे लेके आए हैं जो 45 डे चैलेंज हमने स्टार्ट किया है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए, जो कि हमारा है एसएससी फाउंडेशन बैच न्यू लेक्स एकेडमी पर। तो ये रहेगा आपका डे 4 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी जीएस की सीरीज, जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं एमसीक्यू यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम जो क्वेश्चन है उनके थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी दक्षिण से लेकर उत्तर तक। साउथ से नॉर्थ की तरफ हमने इन जो माउंटेन रेंजेस हैं, ये जो पहाड़ों की श्रृंखला है, इनको हमने अरेंज करना है साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ, साउथ टू नॉर्थ। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर बनेगा। इंडिया के अंदर ये सभी पहाड़ हमें देखने को मिलते हैं, माउंटेन रेंज, तो आपको सभी पता होने चाहिए। जैसे कि अगर हम मान के चले, इंडिया में जो डेक्कन प्लेटू है ये हमारा, ये लोकेट करता है बिल्कुल यहाँ बीचों बीच साउथ में। ऐसे डेक्कन ट्रायंगुलर शेप का देखने को मिलता है हमें डेक्कन प्लेटू, ट्रायंगुलर शेप। तो सबसे पहला आंसर बनेगा डेक्कन प्लेटू। उसके बाद आएंगे विंध्या, उसके बाद आएंगे सतपुड़ा, विंध्या, फिर आएगा मालवा प्लेटू। क्योंकि विंध्या रेंज हमें ज्यादा नॉर्थ में देखने को मिलती है, उसके नीचे ही हमें देखने को मिलती है सतपुड़ा की रेंज, दोनों ही हमें देखने को मिलती है एमपी महाराष्ट्र के अंदर। तो सबसे नॉर्थ साउथ में हमें देखने को मिल रहा है, इसका आंसर बनेगा फोर्थ। सबसे साउथ में हमें देखने को मिलेगा डेक्कन प्लेटू। उसके थोड़ा हम लोग नॉर्थ में जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा सतपुड़ा रेंज। उसके थोड़ा ऊपर देखने को मिलेंगे हमें विंध्या माउंटेन रेंज, और उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है मालवा प्लेटू। ये दोनों रेंज हमें देखने को मिलती है एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसका सही आंसर बनेगा फोर्थ। सतपुड़ा और विंध्या से आपको याद आना चाहिए, सतपुड़ा और विंध्या रेंज जो है ये है हमारी ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाती है। ब्लॉक माउंटेन्स मध्य प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, जो कि सतपुड़ा और विंध्या देखने को मिलती है। ये दोनों ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाती है, और इन दोनों माउंटेन रेंज के बीच एक रिवर बहती है, उसका नाम है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर हमें देखने को मिलती है विंध्या और सतपुड़ा के बीचों बीच। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा का ओरिजिन आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है अमरकंटक। अमरकंटक प्लेटू से हमें देखने को मिलता है ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर, जो कि फ्लो करती है सतपुड़ा और विंध्या के बीचों बीच और बनाती है ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट या फिर रिफ्ट वैली का पार्ट। आपसे पूछा जाए क्या रिफ्ट वैली बनाती है नर्मदा नदी, तो आप लोग आंसर करेंगे यस, रिफ्ट वैली का पार्ट बनाती है और ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाती है नर्मदा रिवर। ओरिजिन देखने को मिल रहा है अमरकंटक प्लेटू। ओके, सतपुड़ा के आपको हाईएस्ट पीक का नाम याद रखना है। सतपुड़ा के हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिलते हैं धूपगढ़, धूपगढ़। और ये पूरे एमपी की, पूरे मध्य प्रदेश की भी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। विंध्या की हाईएस्ट पीक का नाम है सद्भावना, सद्भावना शिखर। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है, नटराज रिप्रेजेंट द डांसिंग फिगर ऑफ विच हिंदू डाइटी, यानी इनमें से कौन से भगवान की रिप्रेजेंटेशन दिखाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ नटराज। नटराज की आपने पिक्चर्स देखी होंगी, उस पोजीशन में जो डाइटी है यानी जो हिंदू भगवान है, जो लॉर्ड है, वो है शिवा। शिवा को ही डांसिंग फिगर में दिखाया गया है इन द फॉर्म ऑफ नटराज, लॉर्ड शिवा। शिव भगवान से हमें ज्यादातर टेम्पल्स देखने को मिलते हैं हमारे साउथ इंडिया की तरफ, और साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं वो होते हैं नगर स्टाइल में, सॉरी द्रविडियन स्टाइल में। नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है हमारे नॉर्थ इंडिया में, नगर स्टाइल देखने को मिलता है हमें नॉर्थ इंडिया में। साउथ में देखने को मिलता है द्रविड़ स्टाइल, और एक और 3 टाइप के हमारे पास टेम्पल्स का आर्किटेक्चर है, नगर, द्रविड़, और तीसरा टाइप आता है, इसको बोलते हैं हम लोग वेसेरा, वेसेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। वेसेरा है नगर प्लस द्रविड़, यानी इन दोनों फॉर्म से जो मिलके बनाया उसको बोलते हैं हम लोग वेसेरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये टेम्पल्स के तरीके, स्टाइल्स हैं।
वेसरा स्टार्ट करा था चालुक्य वंश के द्वारा, चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा। वेसरा स्टाइल स्टार्टेड बाय चालुक्य डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है द टोरिड जोन लाइज बिटवीन, जो टोरिड जोन है वो इनमें से किस दो हमारी लेटिट्यूड्स के बीच में देखने को मिलता है? तो आपको सभी पता होने चाहिए, आप इसको अर्थ मान लो। बिल्कुल 0 डिग्री से बीचों बीच हमें होके गुजरती है, 0 डिग्री से इक्वेटर, जिसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। ये हमारे अर्थ को पूरी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, यानी इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। 30.5 डिग्री नॉर्थ, इसको जानते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से। 30.5 डिग्री साउथ, इसको जानते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से। 66.5 डिग्री, इसको जानते हैं हम लोग आर्कटिक सर्कल के नाम से। 66.5 डिग्री नॉर्थ में, 66.5 डिग्री साउथ में हमें देखने को मिलती है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल, तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन कौन सी जोन है, इनका नाम क्या होता है। तो आप लोग एक बात याद रखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यानी 30.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30.5 डिग्री साउथ तक कैप्रिकॉर्न का आपको देखने को मिलेगा ये 30.5 डिग्री साउथ में। इस वाले जोन को जानते हैं हम लोग टोरिड जोन के नाम से, या फिर इसको जानते हैं हम लोग ट्रॉपिकल जोन के नाम से, ट्रॉपिकल या फिर टोरिड जोन। तो इसका आंसर बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका आंसर बनेगा फर्स्ट इसका सही आंसर बनेगा। टोरिड जोन हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। इसको टोरिड जोन के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली इसी जोन पे पड़ती है। मान लो जो हमारी सूर्य की किरणें हैं, सन रेज है, वो डायरेक्टली हमेशा पड़ेगी इसी जोन में, जिसको जानते हैं हम लोग टोरिड जोन में। यहाँ पर हमेशा टेम्परेचर जो है वो हाई रहेगा और रेनफॉल भी रहेगी हमेशा हाई। जहां पर टेम्परेचर हमें ज्यादा देखने को मिलता है वहां पर रेनफॉल भी हमें हाई देखने को मिलती है, इसलिए जानते हैं इसको टोरिड जोन के नाम से। जो नेक्स्ट है रेड कलर में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, या फिर नीचे बात करें हम लोग सेम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक या अंटार्कटिक सर्कल तक, इस वाले रेड जोन को जानते हैं हम लोग टेम्परेट जोन के नाम से। रेड जोन को जानते हैं हम लोग टेम्परेट जोन के नाम से। ओके, इतनी बातें आप लोग याद रखना इस क्वेश्चन से। नॉर्थ पोल हमें देखने को मिलता है 90 डिग्री नॉर्थ में, यहाँ पर नॉर्थ पोल। 90 डिग्री साउथ में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंटार्कटिक सर्कल आप लोग को पता होगा 66.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। नॉर्थ और साउथ आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है Who among the following participated in the All World Religious Conference, जिसको वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। वहां पर इन्होंने स्पीच दी थी, वहां पर किसने पार्टिसिपेट किया? और ये 1893 में शिकागो में ये स्पीच होती है, शिकागो 1893। यहाँ पर ये पर्सन स्पीच भी देते हैं, तो इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी इन 1893 शिकागो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में इन्होंने स्पीच दी थी, और वहां पर वर्ड्स यूज करे थे इंडियंस एंड अमेरिकन्स आर ब्रदर एंड सिस्टर। इनका नाम है स्वामी विवेकानंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी। इनका जो रियल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। इनको जो ये स्वामी विवेकानंद का एक टाइटल मिला हुआ है, यानी ये एक उपाधि है, तो ये आपको बताना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की टाइटल जो था, ये उपाधि थी दी गई थी बाय अजीत सिंह।
अजीत सिंह ऑफ खेतरी। खेतरी का अजीत सिंह ने इनको एक उपाधि दी स्वामी विवेकानंद की। इनका रियल नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म होता है 12 जैन 1863। 12 जैन को हर साल इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी हम लोग बनाते हैं नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे एवरी ईयर 12 जन को हम लोग मनाते हैं नेशनल यूथ डे। इनकी जो डेथ होती है वो होती है 4 जुलाई 1904। इन्होंने अपने जो गुरुजी हैं यानी इन्होंने कुछ मिशन स्टार्ट किया था, आपको याद रखना है 1897। इसका नाम था रामकृष्ण परमहंस मिशन। यानी इन्होंने स्टार्ट किया था परमहंस मिशन स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद। और किसके नाम पर पूछा है तो इनके जो गुरु जी इनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया बाय स्वामी विवेकानंद इन द ईयर 1897 अपने गुरु जी के नाम पर। इनके गुरु जी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनकी आप लोग कुछ बुक याद रखना, कर्मयोग, राजयोग, ये सभी योगा यानी योग से जुड़ी हुई बुक्स रिटन बाय स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने स्टार्ट किया था आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज स्टार्टेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन द ईयर 1875। कहां पर? बॉम्बे। बॉम्बे में आर्य समाज स्टार्टेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका रियल नाम है मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का रियल नाम था मूलशंकर। मूलशंकर रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने स्टार्ट किया था आर्य समाज बॉम्बे। इनके बारे में कुछ और बात आपको बतानी चाहिए। इन्होंने पहली बार वर्ड दिया था स्वराज। स्वराज जो वर्ड है ये गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही वर्ड दिया है। इन्होंने इनको स्लोगन आपको याद रखने हैं, गो बैक टू वेदास। ये एग्जाम में पूछा आता है, गो बैक टू वेदा किसने बोला? वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने वर्ड यूज करे इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस ये वर्ड भी स्वामी दयानंद सरस्वती के हैं। इनकी कुछ बुक याद रखना आप लोग, वेद भाष्य, वेद भाष्य भूमिका एंड सत्यार्थ प्रकाश। ये तीनों बुक रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी शाहजानंद और राजा राम मोहन रॉय को हम लोग किसी और क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के फाउंडर आपको बताने हैं इन द ईयर 1867 में। 1867 में एक समाज बनता है, इसका नाम है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ये बनाया गया था, फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा मुंबई में यानी महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज बनाया गया था। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज बात करता है सोशल इविल्स, यानी जो हमारी सोसाइटी में हमारी जो सोशल इविल्स हैं उनको हटाने की बात करते हैं। जैसे पहले में देखने को मिलती थी चाइल्ड मैरिज, विडो रिमैरिज ना होना, यानी वुमेन्स को इतने राइट नहीं थे, तो उसके खिलाफ यही समाज बात करते हैं। जैसे कि हमारे ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज का भी सेम काम है। यानी पहले बना था ब्रह्मो समाज इन द ईयर 1828 बाय राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में जो काम ब्रह्मो समाज बंगाल में कर रहा था वही सेम काम हमें देखने को मिलता है प्रार्थना समाज के द्वारा इन महाराष्ट्र। और प्रार्थना समाज बनाया गया है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। राजा राम मोहन रॉय आपको याद रखना है, ब्रह्मो समाज इन द 1828 वही सोशल इविल्स को खत्म करने के लिए। प्रार्थना समाज से एक और नाम आपको याद रखना है, एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे का नाम आपको याद रखना है। ये भी आके जुड़ते हैं प्रार्थना समाज के साथ। और 1870 में खुद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, इसका नाम है पुणे सार्वजनिक सभा। पुणे सार्वजनिक सभा, पुणे सार्वजनिक सभा बनाई गई बाय एमजी रनाडे। एमजी रनाडे के द्वारा महादेव गोविंद रनाडे, और ये जुड़ते हैं प्रार्थना समाज के साथ। प्रार्थना समाज के फाउंडर आपको याद रखने हैं आत्माराम
पांडुरंग। और जो एमजी रनाडे है, ये पॉलिटिकल गुरु देखने को मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के। और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं हमारे एमजी गांधी, एम के गांधी, यानी महात्मा गांधी के गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु का नाम है एमजी रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले से आपको याद रखना है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी नाम की एक सोसाइटी बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इन द ईयर 1905। राजा राम मोहन रॉय को तो आपके याद रखना ही है ब्रह्मो समाज के बारे में। राजा राम मोहन रॉय को क्रेडिट जाता है सती प्रथा को खत्म कराने के लिए, सती प्रथा को खत्म कराने के लिए, जो कि खत्म करी गई थी बाय विलियम बेंटिक इन द ईयर 1829। खत्म करी थी विलियम बेंटिक ने, पर क्रेडिट दिया जाता है किसको? रिकमेंड किया था राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को जानते हैं हम लोग मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, या फिर फादर ऑफ रेनेसांस। ये वर्ड किन्होंने यूज करे मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया? इनको बोला गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू की बुक है उसके अंदर बोला, उस बुक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की बुक में जवाहरलाल नेहरू ने बोला मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ओके, आप लोग याद रखो ये सारी बातें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है which article has the similar provision that article 32 and deals with writ jurisdiction। रिट होते हैं 5 तरीके की। आर्टिकल 32 बात करता है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, यानी आपके अगर मौलिक अधिकार है, कोई इनको वोलेट कर दे, कोई आपसे आपके फंडामेंटल राइट छीनना चाहे, तो आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। कौन सा आर्टिकल यूज करके? आर्टिकल 32 को यूज करके। आर्टिकल 32 का नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको दिया गया है इन द आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को हम लोग जानते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा बोला गया, हार्ट एंड सोल बोला गया हमारे संविधान की। तो ये बोला किसके द्वारा? बाय BR अम्बेडकर, बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बोला गया हार्ट एंड सोल। कौन से नंबर आर्टिकल को? 32 को। तो ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि आर्टिकल 32 का यूज करके आप लोग डायरेक्ट जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाए। और इनमें से किस आर्टिकल का यूज करके आप लोग जा सकते हो हाई कोर्ट? यानी सेम प्रोविजन की बात कर रहा है, तो इनमें से एक आर्टिकल जिसको यूज करके आप लोग जा सकते हो हाई कोर्ट अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जा रहे हैं। और उस आर्टिकल में जो कोर्ट होगा यानी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, वो जारी करेंगे रिट जारी कर देंगे। तो इसका आंसर बनेगा आर्टिकल 226। रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट इन द आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है इन द आर्टिकल 32। ये दोनों ही बात आपको याद रखनी है। आर्टिकल 226 का यूज करके रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट, और आर्टिकल 32 का यूज करके डायरेक्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि किसका जुरिडिक्शन बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन बड़ा है या फिर हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार बड़ा है इन द केस ऑफ रिट मामले में किसका जुरिडिक्शन क्षेत्राधिकार बड़ा है? तो आपको आंसर करना है हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन बड़ा है ज्यादा। हाई कोर्ट हैज मोर जुरिडिक्शन। कैसे? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ रिट जारी कर सकता है इन फंडामेंटल राइट्स, और जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स के मामले में भी रिट जारी कर सकता है और लीगल राइट के मामले में भी रिट जारी कर सकता है। यानी लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार में भी रिट जारी करने की पावर दी गई है हाई कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के मामले में ही रिट जारी कर सकता है। तो जुरिडिक्शन बड़ा है यहाँ पर हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल याद रखो आप लोग 124 और हाई कोर्ट का 214। ओके, सुप्रीम कोर्ट की जो मैक्सिमम एज है जज की वो है 65 ईयर्स, 6 साल या फिर 65 ईयर एज, या तो 6 साल कंप्लीट हो जाए या फिर 65। हाई कोर्ट की में देखने को मिलती है 6 साल या फिर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस।
यानी पल्सेस का कौन सा हमें बिगेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलता है? पल्सेस यानी दाल, दालों का बड़ा प्रोड्यूसर हमें देखने को मिलता है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं ज्यादा पल्सेस, दालों का उत्पादक सबसे बड़ा एमपी। एमपी में ज्यादातर पाई जाती है, यानी जो पल्सेस है वो इनके लिए जो सुटेबल सोइल है वो है रेड एंड येलो, यानी रेड और येलो सोइल जो है वो सुटेबल देखने को मिलती है हमें पल्सेस के लिए, रेड एंड येलो सोइल जो कि देखने को मिलता है हमें एमपी वाले एरिया में, और वहीं पर हमें देखने को मिलता है, इसलिए ये देखने को मिलता है हमें बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च, कौन से ईयर में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता होना ही चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होता है इन द ईयर 1973। 1973 में देखने को मिलता है प्रोजेक्ट टाइगर। कुछ और आपको एक्ट से याद रखने हैं, जैसे कि 1972 हमें देखने को मिलता है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमें देखने को मिलता है इन द ईयर 1972। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमें देखने को मिलता है 1973। आपको एक और याद रखना है प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमें देखने को मिलेगा 1992। एनवायरमेंट एक्ट भी याद रखो आप लोग, एनवायरमेंट एक्ट हमें देखने को मिलता है 1986। एक एनजीटी है, एनजीटी याद रखना है, एक बॉडी है जिसका नाम है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो छोटी कोर्ट्स हो जाती है ना, उनको बोलते हैं ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका मतलब है जो ये जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए केसेस है वो संभालती है। तो नेशनल ग्रीन यानी एनजीटी हमारा बना था 2010 में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से मार्क कर लेना। 2010 में हमें देखने को मिलता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर आपको याद रखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं हेड ऑफिस यानी हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलता है हमें? बीसीसीआई के हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई, जिसको बोलते हैं हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। बीसीसीआई बना था इन द ईयर 1928। 1928 में बीसीसीआई बनता है, मुंबई में देखने को मिलता है हमें इसके हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई 1928। आईसीसी भी याद रखना, आईसीसी बना था 1909, 1909 में, बीसीसीआई 1928। हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं, आप लोग ट्राई करो। फर्स्ट साउथ कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन द ईयर 1307 से 08 एडी तक, कहां पर अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन पूरी दिल्ली सल्तनत का, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साउथ कैंपेन स्टार्ट किया, यानी नॉर्थ से ये लोग जीतना चाह रहे हैं, आप लोग साउथ की ओर, साउथ में जा रहे हैं, तो कौन सी जगह पर इनका कैंपेन देखने को मिला? तो इसका नाम है देवगिरी। फर्स्ट इसका आंसर बनेगा देवगिरी, देवगिरी याद रखना आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी साउथ कैंपेन इन द ईयर 1307 से 08 एडी तक। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सन, खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, यानी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी, जो कि राज करती है 1290 से लेकर 1320 तक, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। और अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड देखने को मिलता है 1296 से लेकर 1316, 20 सालों तक, सिर्फ 20 सालों तक राज किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और माना गया बहुत ही पावरफुल, मोस्ट पावरफुल रूलर माना गया पूरी दिल्ली सल्तनत का
इसके पास थी लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी सबसे बड़ी इसी के पास है। अलाउद्दीन खिलजी का जो रियल नाम है वो है अली गुरशब। अली गुरशब। अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं हम लोग सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से। सेकंड अलेक्जेंडर यानी इसको बोलते हैं हम लोग सिकंदर। सिकंदर ए सहानी। सिकंदर ए सहानी के नाम से भी जानते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को। सेकंड अलेक्जेंडर। सेकंड अलेक्जेंडर इसलिए बोला गया क्योंकि जो जितनी भी बैटल्स अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ी है, कोई भी बैटल नहीं आ रहा, सारी बैटल जीत लेता है। अली गुरशब इसका रियल नेम। अलाउद्दीन खिलजी की कुछ और बातें आपको याद रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस करता है दाग एंड हुलिया। दाग एंड हुलिया। दाग होता था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। दाग का मतलब था ये अपने घोड़ों पर मोहरे उसे छाप लगाते हैं, उसका ना इसको बोलते हैं ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। अपने हॉर्स पहचान में आ जाए फाइट में, इसलिए ब्रांड कर जाते हैं। और हुलिया यानी अपने सोल्जर्स को देता है यूनिफॉर्म। दो टाइप के आपको टैक्स याद रखने हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, घराई और चराई। घराई और चराई नाम के दो टैक्स लगाता है अलाउद्दीन खिलजी। घराई लगता है हाउस टैक्स, जो घरों पे टैक्स लगता है उसका घराई। चराई है पेस्टोरल, यानी जो लोग रेयरिंग करते हैं, रेयरिंग ऑफ एनिमल पे, जो लोग पशु चराते हैं, रेयरिंग ऑफ एनिमल, जो पशु चराएंगे उनको टैक्स देना पड़ेगा, उसका नाम था चराई। घराई और चराई दोनों टैक्स लगाए गए भाई अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी लेके आता है सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट रिफॉर्म्स के लिए फेमस है, जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। इसने टैक्स सिस्टम सेट कर दिया अप टू 50%, 50% तक ये टैक्स। एक नई पोस्ट तैयार करी, इसका नाम था मुश्तक राज। मुश्तक राज नाम की नई पोस्ट तैयार करता है, जो कि सबकी सुपरवाइज करेगा। एक और नई पोस्ट तैयार करता है, इसका नाम है शान ए मंडी। शान ए मंडी नाम की नई पोस्ट तैयार करता है। मुश्तक राज नाम की नई पोस्ट तैयार करता है। मार्केट में अच्छे रिफॉर्म से लेके आता है, मार्केट में सुधार करता है अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके आपको याद रखना है एक मिलिट्री जनरल जिसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर। मलिक कफूर आपको याद रखना है, इसका मिलिट्री जनरल। मलिक कफूर को जानते हैं हजार दिनारी के नाम से। हजार दिनारी। हजार दिनारी क्योंकि इसको हजार दिनार में खरीद के लेके आया था अलाउद्दीन खिलजी, इसको हजार दिनारी के नाम से जानते हैं। और इसी का मिलिट्री जनरल है मलिक कफूर। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं नुआखाई इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ। इनमें से किस स्टेट में देखने को मिलता है हमें नुआखाई फेस्टिवल? नुआखाई। नुआखाई फेस्टिवल देखने को मिलता है उड़ीसा के अंदर, सितंबर अक्टूबर के टाइम पर। सितंबर अक्टूबर के टाइम पर नुआखाई फेस्टिवल। और ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी जब फसल अच्छे से हो जाती है उसकी कटाई के बाद जो मनाया जाता है पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल देखने को मिलता है नुआखाई, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में कुछ और फेस्टिवल से याद रख लो, नुआखाई, दाल खाई, कलिंग महोत्सव। कलिंग महोत्सव, रज पर्व, राजा पर्व जिसको बोलते हैं, नुआखाई, दाल खाई, छऊ। छऊ भी देखने को मिलता है उड़ीसा के अंदर। ये सभी फेस्टिवल देखने को मिलता है हमें उड़ीसा। रथ यात्रा। रथ यात्रा तो आप लोग जगन्नाथपुरी यानी रथ यात्रा, ये सभी फेस्टिवल देखने को मिलते हैं उड़ीसा के अंदर। फेस्टिवल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको हर स्टेट के कुछ ना कुछ स्टैटिक पार्ट यानी फेस्टिवल्स, डांसेस आपको याद होने चाहिए। सभी हम लोग कवर कर लेंगे इसी सीरीज में, आप लोग जुड़े रहें। यानी 45 डेज में चैनल में आपका ओवरऑल जीके बहुत सारी इंप्रूव हो जाएगी इन्हीं एमसीक्यू के थ्रू। तो आप लोग लास्ट तक इस सीरीज में जुड़े रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स प्रोवाइडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कौन सा आर्टिकल मना करता है कि वहां पर रिलीजियस स्टडी नहीं होनी चाहिए, रिलीजन को लेकर स्टडी नहीं होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल मना करता है 28। आर्टिकल 28, जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट शेयरिंग देखने को मिलेगी वहां पर प्रोहिबिट करी जाती है, प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, अपने धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा वहां पर नहीं दी जा सकती। ये बात कर रहा है आर्टिकल नंबर 28। फंडामेंटल राइट्स आपको पता होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 तक बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है 25 से लेकर 28 नंबर आर्टिकल। और 28 नंबर बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 25 बात कर रहा है जिस भी पर्सन का जो धर्म अपनाने का मन है वो अपनाओ, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, यानी आपका जो मन करे वो धर्म अपना सकते हो, किसी भी धर्म का आप लोग प्रचार कर सकते हो। ये बात करता है आर्टिकल नंबर 25। 26 बात कर रहा है धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी आप लोग एक्टिविटी कर सकते हो, एक्टिविटीज रिलेटेड टू हमारे रिलीजन। 27 बात करता है टैक्स में आपको छूट मिल जाएगी, टैक्स में आपको छूट दे दी जाती है अगर वो धर्म से काम जुड़ा है यानी रिलीजन से काम जुड़ा है तो। और 28 बात करता है वहां पर रिलीजियस स्टडीज नहीं हो सकती एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जहां पर गवर्नमेंट शेयरिंग देखने को मिलती है। ओके, ये थे हमारे 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स was the power to rule in India transferred from ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। कौन से एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी की सारी पावर जो है वो ट्रांसफर हो गई, पावर ट्रांसफर हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन? कौन से एक्ट के थ्रू, कौन से अधिनियम? तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 का जो ये अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1858, इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से खत्म यानी अबॉलिश कर दिया गया। जितनी भी पावर्स है वो ट्रांसफर हो जाती है ब्रिटिश क्राउन के पास, जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग जानते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से, क्वींस प्रोक्लेमेशन। जितनी भी पावर्स हो चली जाती है ब्रिटिश क्राउन के अंदर। और ये एक्ट पर्टिकुलर लाया गया था 1857 की क्रांति के बाद, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट जब खत्म हुआ तब भी लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का काम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन के पास सारी की सारी इंडिया की पावर चली जाती है। इस एक्ट में 2-3 और चीजें हुई हैं। इस एक्ट के थ्रू एक नई पोस्ट बनाई गई, न्यू पोस्ट, जिसका नाम था सेक्रेटरी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक नई पोस्ट तैयार करी। ये सेक्रेटरी था मीडिएटर। ये जो सेक्रेटरी है वो मीडिएटर बनेगा ब्रिटिश क्राउन और जो इंडिया में वाइस रॉय है उसके बीच, वाइस रॉय के बीच मीडिएटर बनेगा सेक्रेटरी। एक नई पोस्ट तैयार करी जाती है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज कर दिया गया, इस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया, इसको बना दिया गया वाइस रॉय। और जो फर्स्ट वाइस रॉय बना उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वाइस रॉय बना लॉर्ड कैनिंग। और ये एक्ट आता है, डेट भी आप लोग याद रखो, 1 नवंबर 1858। इसमें 3 और बातें बोली गई कि हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जो है उसको खत्म करेंगे, धर्म में यानी रिलीजन कोई भी एक्टिविटी में ध्यान नहीं देंगे, और इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे इंडियंस को। पर इन्होंने सिर्फ एक बात मानी कि धर्म में काम दखल देना इन्होंने बंद कर दिया था, बाकी चीजों पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। याद रखें आप लोग ये बातें। चार्टर एक्ट आपको याद रखना है। इसी एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया बनता है विलियम बेंटिक, जिसने सती प्रथा को खत्म किया 1829।
जो रिकमेंडेशन थी राजा राम मोहन रॉय। रेगुलेटिंग एक्ट आपका देखना सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, आज की क्लास में रखते हैं हम लोग इतना ही। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। तो आप लोगों को जुड़े रहना इस पूरी सीरीज में, आपकी बहुत सारी जीएस ऐसे ही कवर हो जाएगी, जितने भी आपका सिलेबस है मोस्ट आपकी बहुत सारी इंप्रूवमेंट इसी सीरीज हो जाएगी। तो आप लोग 45 लास्ट तक इस सीरीज में जुड़े रहना और देखते रहना। न्यू लक्ष्य एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। थैंक यू एवरीवन।